नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। कल जो अपन ने एक वीडियो लेक्चर किया था, उसके अंतर्गत अपन ने ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं पर डिस्कशन किया था। उसमें से दो विशेषताएं ऐसी आई थी जिनके बारे में मैंने कहा था कि अलग से अपन चर्चा करेंगे। तो जो पहली विशेषता थी कि विकसित संविधान, ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान की श्रेणी में आता था और इसका जो विकास था वो दो तत्वों से हुआ था, संयोग और विवेक। यहाँ अपन ने इस बात पर ब्रेक लगाया था कि कल इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन आता है इससे संबंधित ही कि ब्रिटिश संविधान जो है संयोग और विवेक का शिशु है या ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का परिणाम है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। या ये कोटेशन लिखी हुई आएगी और आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो अपन देखते हैं कि ये क्यों कहा जाता है इस तरह से, ब्रिटिश संविधान को संयोग और विवेक का परिणाम है या संयोग और विवेक का शिशु है। ये जो कथन है लिटल स्ट्रेसी का है। लिटल स्ट्रेसी ने ये कोटेशन रखी है यहाँ पर। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन को दो चीजें ध्यान में रखना होगी। ब्रिटिश संविधान चूंकि विकासशील संविधान है, विकसित संविधान है और इसके विकास में दो चीजों ने योगदान दिया है। संयोग के तत्व, संयोग का मतलब है बाई चांस कुछ विकास होना, और विवेक के तत्व से यहाँ अभिप्राय होता है कि कुछ विकास उन्होंने जानबूझकर प्लानिंग से किया है। तो दोनों ही तत्व हैं। कुछ चीजें वहाँ बाई चांस हुई है, संयोग से हुई है, और कुछ विकास उन्होंने खुद ने स्वयं ने प्लानिंग करके योजनाबद्ध रूप से किया है। तो ब्रिटिश संविधान का विकास में दोनों ही तत्वों ने योगदान दिया है। इसलिए ये कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का परिणाम है या संयोग या विवेक का शिशु है। अब अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको देखेंगे कि किस तरह से संयोग के तत्व आए वहां पर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे संयोग के तत्व। पहला बिंदु अपन यहाँ ये बनाएंगे। हमें एग्जाम्पल देने होंगे कि कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो बाई चांस वहां पर पैदा हुई या विकसित हुई। तो संयोग के तत्व पर देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। सबसे पहले ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अपनाई गई थी और बाकी देशों ने वहां से ग्रहण की थी ब्रिटेन से। लेकिन ब्रिटेन में ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका थी वो कोई सोच समझकर पैदा नहीं की गई थी, बाई चांस वहां पर पैदा हुई थी। देखते हैं किस तरह से पैदा हुई थी। 1295 की ये घटना है और एडवर्ड फर्स्ट वहां का उस समय राजा होता है। राजा को और अधिक आर्थिक मनी या आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करनी थी, इसलिए उसको टैक्स की जरूरत थी, कर की जरूरत थी। तो इसने राजा ने अपनी सभा में 3 तरह के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। एक सामंत होते थे जो राजा को टैक्स देते थे, दूसरे धर्म के पदाधिकारी होते थे, धर्म गुरु होते थे, और तीसरे जो होते थे वो चुने हुए व्यक्ति होते थे जिन्हें शायर के नाइट या नगर प्रतिनिधि कहा जाता था। तो 3 कैटेगरी के व्यक्ति हो गए वहां पर। एक सामंत या जागीरदार थे, दूसरे धर्म के क्षेत्र से आए हुए थे, और तीसरे चुने हुए होते थे, नाइट या नगर प्रतिनिधि होते थे। तो इस हिसाब से तो 3 सदन होने चाहिए व्यवस्थापिका के, 3 तरह के व्यक्ति थे। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि जो सामंत थे वो और जो धर्म के प्रतिनिधि थे वो दोनों एक हो गए, क्योंकि उन दोनों के हित एक जैसे थे। तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वो दूसरे ग्रुप में शामिल हो गए। इस तरह जो व्यवस्थापिका थी वो द्विसदनात्मक बन गई। जो सामंत और जो धर्म प्रतिनिधि थे वो लॉर्ड सभा के सदस्य बन गए और जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वो कॉमन सभा के सदस्य कहलाए। और यहीं से द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका शुरू हुई और बाद में सभी देशों ने इसको अपनाना शुरू किया। तो जो मनोनीत सदस्य थे वो द्वितीय सदन में जाने लग गए और जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे वो कॉमन सभा या प्रथम सदन में जाने लग गए। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का जो विकास है वहां बाई चांस हुआ है, इस तरह से हुआ और बाद में सभी देशों ने इसको ग्रहण किया। इसी तरह अगर अपन देखते हैं मंत्रिमंडलीय या प्रधानमंत्रीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली या प्रधानमंत्री प्रणाली का भी वहां बाई चांस विकास हुआ है। संयोग से ये प्रणाली हुई है। घटना होती है 1714 की। 1714 में राजा होता है जॉर्ज प्रथम। जॉर्ज प्रथम जो होता है हनोवर वंश का राजा होता है और जर्मन भाषाभाषी होता है। चूंकि उत्तराधिकार में उसको वो पद मिला हुआ है होता है, तो ब्रिटेन की राजनीति में वो राजा तो बन जाता है लेकिन उसको कोई रुचि नहीं होती है। तो उसने क्या किया कि मंत्रिमंडल या राजा की जो सभा थी उसकी अध्यक्षता के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया।
कि तुम इसकी अध्यक्षता कर लिया करो और जो भी निर्णय हो मुझे बता दिया करो। राजा के इसके पीछे दो कारण थे। उसको ब्रिटिश राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, दूसरा उसको अंग्रेजी भाषा भी नहीं आती थी। तो उसने ये प्लान किया कि किसी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट करके उस व्यक्ति को कह दिया कि तुम अध्यक्षता कर लिया करो, इसके डिसीजन कर लिया करो और जो भी निर्णय हो मुझे बता दिया करो। और वहीं से ये फिर बाद में परंपरा बन गई कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता राजा नहीं करेगा और राष्ट्रपति भी नहीं करता है। राजा या राष्ट्रपति या जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं करेगा। और जिस व्यक्ति ने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना शुरू किया था वो आगे जाके प्रधानमंत्री कहलाया और तब से ये हो गया कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करेगा और राजा उससे अलग होगा। तो ये प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था थी वो भी एक तरह से बाई चांस ही वहां पर डेवलप हुई थी। और अब सब जगह ये व्यवस्था हो गई कि जहां भी संसदीय शासन व्यवस्था है वहां राष्ट्रपति या संवैधानिक प्रमुख का मंत्रिमंडल में कोई अध्यक्षता नहीं करता, कोई रोल नहीं होता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल कार्य करती है और रॉबर्ट वॉलपोल वहां का पहला इस तरह से प्रधानमंत्री बना था। इसी तरह अगर अपन बात करें तीन वाचन या संवैधानिक राजतंत्र, ये भी वहां परंपरा के अनुसार या बाई चांस ही पैदा हुआ था। यहीं से शुरू हो गई थी क्योंकि उसको तो रुचि नहीं थी राजा को। तो यहाँ पे जॉर्ज फर्स्ट और जब सेकंड राजा बना था जॉर्ज सेकंड, उसकी भी यही स्थिति थी। तब से ये हो गया कि उसने अपने अधिकारों का छोड़ना शुरू कर दिया और प्रधानमंत्री को सारे कार्य देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये परंपरा बन गई। संवैधानिक राजतंत्र से में कन्वर्ट हो गया राजा, जो कि सारी शक्तियां अपनी इस्तेमाल करता था, उसने धीरे धीरे कम कर दी अपने आप ही स्वयं ही। तो बाई चांस ही ये वहां पर विकास हुआ है। दूसरी तरफ अगर अपन देखते हैं कि सारा का सारा जो संविधान है सहयोग से नहीं विकसित हुआ है। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो उन्होंने जानबूझकर अपनाई है, प्लानिंग से उन्होंने इसको किया है। तो देखते हैं कुछ ऐसे उदाहरण भी। सबसे पहले देखते हैं अपन लोक सदन का लोकतंत्रीकरण, अर्थात मताधिकार का विस्तार किया गया। वहां पे कॉमन सभा के पास या लोक सदन के पास शक्तियां दी जाने लग गई। राजा के पास सारी शक्तियां हुआ करती थी, लेकिन जानबूझकर उन्होंने राजा और संसद में एग्रीमेंट किए गए और राजा की शक्तियों को धीरे धीरे कम करके संसद को ये शक्तियां दी जाने लग गई। तो लोक सदन का जो लोकतंत्रीकरण है वो 1830 से शुरू हुआ। उन्होंने कानून बनाए, 1830 में बनाया, 1867 में बनाया, 1884 में बनाया, 1918 में बनाया, 1928 में बनाया और 1970 में बनाया। इस तरह ये संवैधानिक कानून बने और लोक सदन का लोकतंत्रीकरण उन्होंने किया। तो ये एक प्लानिंग से किया। इसी तरह राज्यसभा की शक्तियों को कम करना भी उन्होंने कानून बनाकर कम किया। प्रारंभ में जब दो सदन ब्रिटेन में थे तो राज्यसभा कॉमन सभा से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। बाद में दोनों को बराबर किया गया और जब दोनों इक्वल हो गई, दोनों बराबर हो गई, कॉमन सभा और राज्यसभा, तो 1910 की ये घटना है कि लोकसभा ने कॉमन सभा के द्वारा पारित किए गए बजट को अस्वीकार कर दिया। तो वहां समस्या पैदा हुई। तो उसके पश्चात लोकसभा की शक्तियां कम करने का प्लान उन्होंने शुरू किया और दो संवैधानिक सुधार अधिनियम उन्होंने बनाए, 1911 और 1949। और उसके बाद लोकसभा की शक्तियां कम कर दी गई जानबूझकर। और अब ये स्थिति है कि लोकसभा विश्व में सबसे कमजोर द्वितीय सदन के रूप में जाना जाता है। इसी तरह बात करते हैं मताधिकार का विस्तार। जब ब्रिटेन में शुरुआत के दिन अगर अपन देखते हैं तो कुछ ही लोगों को मताधिकार था जो राजा को टैक्स देते थे, जैसे सामंत वर्ग है। धीरे धीरे इनका विस्तार किया गया और 1970 में आकर यहाँ पर संपूर्ण वयस्क मताधिकार की व्यवस्था लागू हुई है। तो किस्तों में इन्होंने शुरू किया और वयस्क मताधिकार तक पहुंचते पहुंचते इन्होंने जानबूझकर कानून बनाकर विवेकी तत्वों के सहयोग से ये कार्य किया। इसी तरह अगर बात करते हैं संसदीय संप्रभुता की बात, राजा की संप्रभुता हुआ करती थी वहां पर, लेकिन राजा को सीमित करके कानून के माध्यम से संसद को संप्रभु बनाया गया। और संसद की संप्रभुता से तात्पर्य भी कॉमन सभा की संप्रभुता से लिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह की कुछ बातें उन्होंने विवेक से या कानून के माध्यम से तैयार की है। तो ब्रिटिश संविधान सहयोग और विवेक दोनों ही तत्वों से मिलकर बना है। दोनों ही तत्वों ने इसके विकास में योगदान दिया है, लेकिन जो ज्यादा है वो तत्व है सहयोग के तत्व ज्यादा इसमें दिखाई देते हैं। और इसलिए ये कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान सहयोग और विवेक का शिशु है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं में, वो आता है
सिद्धांत और व्यवहार में अंतर का। मुनरो की एक कोटेशन आती है कि ब्रिटिश शासन जो कुछ दिखाई देता है वैसा है नहीं और जो है वो दिखाई नहीं देता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। दूसरी कोटेशन आती है आग एवं जिग की। आग एवं जिग का कहना है कि यूं तो सभी संविधानों में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि ब्रिटिश संविधान में पाया जाता है। इसी तरह एक क्वेश्चन इसमें आता है कि ब्रिटिश संविधान जो है सिद्धांत है निरंकुश राजतंत्र है, स्वरूप में सीमित राजतंत्र है और व्यवहार में लोकतंत्र है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो अब हमें जो ब्रिटिश संविधान की जो विशेषताएं अपन ने कल देखी थी कि ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है, उसी विशेषता को अपन को यहाँ एक्सप्लेन करना होता है। देखते हैं किस तरह से करते हैं अपन। सबसे पहले ये देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में जो अंतर पाया जाता है उसके मोटे रूप से हम 3 एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि सिद्धांत में निरंकुश राजतंत्र है और व्यवहार में सीमित राजतंत्र है। देखिए किस तरह से सिद्धांत में अगर अपन सैद्धांतिक व्यवस्था देखते हैं तो सम्राट जो है निरंकुश राजतंत्र है, क्योंकि सारी शक्तियां संविधान के माध्यम से सम्राट को दी गई है। सम्राट के नाम से ही सारा शासन कार्य संचालित होता है, देश का शासन चलता है, सम्राट ही कानूनों का निर्माता है, सम्राट ही मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री को नियुक्त करने वाला होता है, सम्राट ही सेनाओं का अध्यक्ष होता है, सम्राट के नाम से ही संधि समझौते युद्ध एवं शांति की घोषणाएं की जाती है, सम्राट ही संसद का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है, संसद को भंग करता है। तो इनको देखकर ऐसा लगता है सैद्धांतिक रूप में कि राजा निरंकुश है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक दृष्टि पर या व्यवहारिक स्थिति पर अगर दृष्टि डालते हैं तो सम्राट जो है वो सीमित राजतंत्र है, राजा निरंकुश नहीं है, सीमित है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किस तरह से सीमित है इस चीज को भी हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे कि सम्राट की शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग जो है वो मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। सम्राट तो केवल नाम मात्र का होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख नहीं होता है। तो सारी शक्तियां वैसे ही उस प्रधानमंत्री के पास आ जाती है। जैसे बात करते हैं कि वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है सम्राट या मंत्रियों को नियुक्त करता है, लेकिन राजा उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जो कि कॉमन सभा में जीत कर जाएगी पार्टी उसका नेता होता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर करता है, इसलिए सरकार को बनाने में राजा का कोई रोल नहीं होता है, जो पार्टी जीत कर जाएगी उसे बनाना पड़ेगा। तो नियुक्ति करना या उसको उसके प्रसाद पर्यंत तक पद पे रहना ये कोई वास्तविक बात नहीं है, प्रधानमंत्री की इच्छा से गवर्नमेंट बनती है। कानून बनाए सारे मंत्रिमंडल के द्वारा बनाए जाने लग गए हैं, कॉमन सभा भी उन्हें स्वीकार करने का कार्य करती है। तो कहने का मतलब ये है कि राजा निरंकुश राजतंत्र है लेकिन व्यवहार में सीमित है, सारी शक्तियां प्रधानमंत्री इस्तेमाल करता है, संसद का अधिवेशन कब बुलाना है, स्थगित करना है, कब भंग करना है, ये कार्य भी प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। कानून भी प्रधानमंत्री की निर्देशन में मंत्रिमंडल द्वारा बनाया जाने लग गया है और कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त नेता को ही राजा प्रधानमंत्री बनाता है। इसलिए सैद्धांतिक तौर पर लगता है लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। इसी तरह अगर अपन बात करें सिद्धांत में संसद सर्वोच्च है लेकिन व्यवहार में मंत्रिमंडल है। अगर सैद्धांतिक स्थिति पर दृष्टि डालते हैं तो ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत काम करता है। संसद सर्वोच्च है। क्यों सर्वोच्च है? क्योंकि संसद की कानून निर्माण करने की शक्ति असीमित है। संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है, एकमात्र कानून बनाने वाली संस्था है, कोई भी कानून बना सकती है, किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है। उसके द्वारा बनाए गए कानूनों पर कार्यपालिका अध्यक्ष अर्थात सम्राट को वीटो पावर नहीं है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायपालिका जांच नहीं कर सकती, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी न्यायपालिका के पास नहीं है। इसलिए ये कहा जाता है कि संसद सर्वोच्च होती है, संसद सर्वोच्चता का सिद्धांत पाया जाता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। कानून बनाने का जो कार्य व्यवहार में मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाने लग गया है। मंत्रिमंडल कानून बनाकर विधेयक बनाकर संसद में प्रस्तुत करने लग गए हैं। संसद मंत्रिमंडल को नियंत्रित करने की बजाय मंत्रिमंडल के द्वारा संसद को नियंत्रित किया जाने लग गया है। मंत्रिमंडल संसद को समय से पहले भी भंग करा सकती है। तो संसद सर्वोच्च है लेकिन व्यवहार में मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद सर्वोच्च होते जा रहे हैं।
इसी तरह अगर अपन बात करें, सिद्धांत में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है या दिखाई देता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू की। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में जब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, तब उन्होंने ब्रिटेन को शक्ति पृथक्करण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना था, लेकिन ऐसा नहीं है। सैद्धांतिक तौर पे दिखाई देता है कि शक्ति पृथक्करण है वहां पर, क्योंकि संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका उसका परिपालन कराती है। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है कि वहां पर संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए दोनों में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ सामंजस्य होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही बनती है, उसके प्रति उत्तरदायी रहती है और जब तक रहती है जब तक कि उसका संसद में बहुमत होता है। 2005 के बाद न्यायपालिका बना दी गई अलग से, इसलिए ये अलग हो गया। जबकि पहले की स्थिति पर अगर अपन दृष्टि डालें तो लोकसभा ही न्याय का काम करती थी, तो वहां पे और भी ज्यादा सामंजस्य पाया जाता था। अब ये स्थिति अलग हो गई, न्यायपालिका को अलग बना दिया। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सिद्धांत में शक्ति पृथक्करण दिखाई देता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है, वहां पर सामंजस्य पाया जाता है। तो ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में यह अंतर पाया जाता है। जैसा सिद्धांत में दिखाई देता है वैसा वास्तव में है नहीं, और इसीलिए कहा जाता है कि सिद्धांत में निरंकुश राजतंत्र है, स्वरूप में सीमित राजतंत्र है, और अगर व्यवहार में देखें तो लोकतंत्र है। वहां पर जनता के द्वारा चुनी हुई जो संस्था होती है, कॉमन सभा या प्रधानमंत्री या मंत्री परिषदीय व्यवस्था, उसके हाथ में शक्ति होती है। जनता को सारे अधिकार और सारी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, इसलिए व्यवहार में वहां लोकतंत्र विद्यमान है।